हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मेंसुरेशन चैप्टर के सभी फार्मूलाज। जिन भी बच्चों को फार्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, मैं बेसिक से सिखाने वाला हूँ। चाहे वो बच्चा 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो या फिर 9th या 10th किसी भी क्लास में हो। मेंसुरेशन चैप्टर एक ऐसा अकेला चैप्टर है जो कि इन सभी क्लासेज में आता ही आता है। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से दबा लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो होंगी नए चैप्टर से रिलेटेड, मतलब 6th से लेकर 10th तक का मैं सारा कुछ कवर करूंगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर है मेंसुरेशन। सबसे पहला हम देखेंगे 2D शेप फार्मूलाज। 2D शेप क्या होती है? 2D शेप्स होती हैं टू डायमेंशनल शेप्स, मतलब ऐसी शेप्स जिनको हम पेपर पर या फिर किसी दीवार पर बना सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं लेकिन सेंस नहीं कर सकते, बंद आंखों से हम उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ऐसी शेप्स को हम 2D शेप्स बोलते हैं। इनमें आते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट। ये सब शेप्स जो होती हैं वो 2D शेप्स होती हैं। इनके हम फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, इनको हम देखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट 3D शेप्स, जिनको 3 डायमेंशनल शेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला हमने लिया स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है कि स्क्वायर में जो 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर 4 साइड्स का होता है। आई होप सभी को पता होगा 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, AB, BC, CD, DA, ये चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। और 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स भी होंगे। चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको, छोटी सी चीज है, ये पता होगी। तो अगर पेरीमीटर की बात आती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हम यहाँ पे करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें नहीं पता, सपोज करो आपको नहीं पता पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला भी होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, पहले हम इन सभी साइड्स को प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर एक साइड हम ले लें 2 सेंटीमीटर की, तो सभी साइड्स इसकी 2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ओके, 2 सेंटीमीटर की सभी साइड्स होंगी, क्योंकि चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA अगर करें, तो AB, BC, CD, DA कितने कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गई हमारी सेंटीमीटर में यूनिट है। यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि पेरीमीटर है, पेरीमीटर में सेंटीमीटर एक ही बार लिखेंगे, जो भी यूनिट होगी उसको 1 टाइम ही लिखते हैं। इन सबको हम प्लस करेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे? अगर मैं इस साइड को, चलो एक और नया स्क्वायर बना लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर की एक साइड को A बोलूं, तो सारी की सारी साइड्स ए यूनिट की हो जाएंगी। ठीक है, और अगर इन सबको प्लस करें, पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो A प्लस A प्लस A प्लस A। ठीक, यूनिट जो भी होगी वो हम लिखेंगे। तो यहां पे कितने A हैं? 1 2 3 4, 4 A हैं, तो 4A लिख देंगे और यूनिट लिखेंगे। ठीक है, 4A यूनिट। इट इम्प्लाइज इक्वल्स टू, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई A क्या है? A हमने साइड मानी थी, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बाकी सम ऑफ ऑल साइड भी करके कर सकते हैं, बट वो लेंदी प्रोसेस है। 4 इंटू साइड कर दीजिए, जितनी भी साइड दी है। सपोज A की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड के हिसाब से 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस स्क्वायर का वो आएगा 40 सेंटीमीटर। 4 10 टाइम्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का। अब देख लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? किसी भी शेप को हमने कितनी जगह में बनाया है, यानी कि उसने कितनी जगह कवर की है, घेरी है अपने नीचे, उसके नीचे जितनी भी जगह है। सपोज करो ये मैंने पेपर पे बनाई है फिगर। अगर मैं इसको सीजर से कट करूं तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप की जगह बन जाएगी, मतलब होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा, यानी कि इसने इतना एरिया कवर किया हुआ था अपने नीचे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एरिया। अगर ये इसकी एक साइड को मैं A मान लूं, तो दूसरी भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी होगी, ये भी A होगी। तो चारों की चारों साइड A यूनिट की हैं, तो
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं साइड स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू यहां पे मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो साइड इंटू साइड करके हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड थी 3 सेंटीमीटर की, तो 3 इंटू 3। अब 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर आया है, और जब भी सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में होती है तो उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे? स्क्वायर को शॉर्ट में हम SQ और डॉट लगा के छोड़ सकते हैं, स्क्वायर और यूनिट का नाम सेंटीमीटर। आंसर में या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पावर 2 लगानी, पावर जो 2 लगी होती है, पावर 2, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर में हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यूनिट थी। 3 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको स्क्वायर आने चाहिए 1 to 25। ठीक है, 1 to 25 स्क्वायर आने चाहिए, बहुत मदद मिलेगी इसमें। स्क्वायर होता क्या है? सपोज करो मुझे 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो उसकी भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा जल्दी ही, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और नई वीडियोस में लाता रहूं, नई वीडियोस लाता रहूं, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चल रहा है सब कुछ। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, एरिया का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टेंगल पर। तो अब देख लेते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। अब सभी को पता होगा कि रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं इसमें इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, तो एक होती है लेंथ, तो उसके सामने वाली साइड भी लेंथ होगी। अगर इसको मैं ब्रेथ बोलूं, BC को ब्रेथ बोलता हूं, तो AD भी ब्रेथ होगी। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर मैं करूं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इनको मैं करता हूं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन सबको प्लस करेंगे। यहां पे AB की लेंथ क्या है? L, और BC ब्रेथ है, तो B प्लस CD L प्लस DA ब्रेथ। ठीक, अब पेरीमीटर हम यूनिट लिखते हैं, केवल यूनिट। यहां पे यूनिट का स्क्वायर मत लगाने लगना, केवल यूनिट लिखेंगे। यूनिट जो भी होगी, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, जो भी यूनिट मिली होगी वो हम यहां पे लिखते हैं। तो लेंथ यहां पे कितनी टाइम्स है? लेंथ यहां पे 2 बार है, तो यहां पे लिख देंगे 2L, और 2 ही ब्रेथ है, तो 2 बार ब्रेथ, 2L प्लस 2B। अब 2 यहां पे दोनों में है, तो दोनों में मतलब कॉमन है, कॉमन चीज हम बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और बचा क्या? L और B, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बस यही हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। जितनी भी ये बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कैसे हमने इसके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया है, कैसे बनाया है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनता है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप करके आएंगे। इससे रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो बार बार कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमने स्क्वायर में क्या किया था कि साइड इंटू साइड किया था। यहाँ पे साइड 2 टाइप की साइड है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो अगर मैं लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में कर दूं, जैसे कि स्क्वायर में हमने साइड की मल्टीप्लाई साइड में की थी, तो यहाँ पे पहली साइड रेक्टेंगल के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर हमारी पहली साइड लेंथ है और दूसरी साइड जो है वो ब्रेथ है।
ठीक है। तो L इंटू बी अगर हम कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ को हम विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन में वो विड्थ भी बोलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विड्थ का मतलब भी ब्रेथ ही होता है। कई बार वो बोल देते हैं कि कोई चीज, कोई फील्ड है उसकी वो इतना वाइड है, तो वाइड भी बोल सकते हैं विड्थ को, विड्थ से ही बना है वाइड, या फिर कह लो वाइड से ही बना है विड्थ, और विड्थ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे और यूनिट जो लगेगी वो यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे वो मीटर हो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं, और यूनिट का स्क्वायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है जिसकी लेंथ हमें मिली है 15 मीटर एंड 10 मीटर ब्रेथ है। तो 15 इंटू 10 करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड L इंटू बी, 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आएगा, एंड मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। या तो इसको 150 मीटर स्क्वायर लिखो, या फिर और 150 स्क्वायर, स्क्वायर शॉर्ट में SQ डॉट मीटर, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 150 मीटर स्क्वायर या फिर 150 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आई होप के यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ आ रहा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देख लेते हैं थर्ड में हमारे पास है ट्रायंगल, ठीक। तो ट्रायंगल यानी कि ऐसा पॉलीगन, ऐसी शेप जिसमें 3 वर्टिसेस को मिला के हमें 3 साइड का एक शेप मिलता है, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। A एंगल, B एंगल एंड C एंगल, इनको एंगल बोलते हैं। अब 3 साइड्स हैं। अब इसमें पेरीमीटर हम निकालेंगे हर एक टाइप के ट्राइंगल का। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये पहले जानना जरूरी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पर पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है ट्राइंगल का, वो सब चीज हम आगे कभी करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर हम देखेंगे। पेरीमीटर, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड को A बोलूं तो तीनों बाकी की दोनों साइड्स भी A यूनिट की हो जाएंगी। तो सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर का मतलब होता है, इसके हिसाब से अगर हम इसको प्लस करें, A प्लस A प्लस A, इसकी तीनों साइड्स को प्लस करें तो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है 3A। अब ये 3A का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना 3 इंटू साइड, और यूनिट जरूर लिख देना, ठीक है। आइसोसील्स ट्राइंगल अगर आपको दे दे तो आइसोसील्स ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इस साइड को और इस साइड को इक्वल बोल रहा हूं, तो अगर लेट से दिस साइड इज A यूनिट, दिस साइड इज ऑफ A यूनिट, एंड ये वाली भी A यूनिट की होगी क्योंकि इक्वल होती है। अब थर्ड साइड को अनइक्वल बोला है तो या तो इन दोनों साइड की लेंथ से बड़ी होगी थर्ड साइड, या फिर छोटी होगी। तो इसको मैं B से डिनोट कर देता हूं। थर्ड साइड को B से B से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो A प्लस B, ठीक। अब यहां पे हमारे पास A कितने हैं? 2A, तो A प्लस A 2A हो जाएगा प्लस B, यानी कि फॉर्मूला बना 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड्स, 2 की मल्टीप्लाई इक्वल साइड्स में कर लो, एंड प्लस कर देना अनइक्वल वाली साइड, जो अनइक्वल है, अनइक्वल साइड। तो ये आइसोसील्स के पेरीमीटर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी तो सम ऑफ ऑल साइड करके भी आ सकता है, ठीक है।
लेट्स से अगर इस साइड को मैं 3 सेंटीमीटर की बोलता हूं तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। सपोज करो सेंटीमीटर यूनिट ले ली मैंने, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड, अगर थर्ड साइड अनइक्वल है तो या तो 2 सेंटीमीटर की होगी या फिर 4 सेंटीमीटर की, बट 3 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल है। तो बी को मैं बोल देता हूं 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालूं, पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड 3 सेंटीमीटर की है एंड थर्ड साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल साइड प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय बॉडमास रूल मल्टीप्लीकेशन हमें सबसे पहले करना है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 में प्लस 4 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना आ गया होगा। अब देख लेते हैं स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, ठीक है। आई होप के आप सभी को पता होगा अनइक्वल साइड्स मतलब ये साइड एंड ये साइड, तीनों साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई सी भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है, तीनों साइड अनइक्वल है। लेट सपोज दिस साइड इज ऑफ 3, 4 एंड 5। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी साइड्स को सबको प्लस करना पड़ेगा तो पेरीमीटर आ जाएगा 3 प्लस 4 एंड प्लस 5 और यूनिट जो भी होगी यूनिट वो लगा देंगे। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 यूनिट्स इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने टाइप्स होते हैं ये पता होना चाहिए और उसके हिसाब से पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। वैसे तो बेसिकली पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स करके ही पेरीमीटर आएगा। बाकी ये थोड़ा सा ये मैंने क्यों बताया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर ऐसे निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस का ऐसे निकाल सकते हैं या फिर स्केलीन का ऐसे निकाल सकते हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड करके बच्चा निकाल सकता है, बट अगर फॉर्मूला आ जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर उसको आ जाएगा तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेगा। बस मोटिव यही रहता है टीचर का कि अच्छे से बच्चे को हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक। तो हर चीज बुक में नहीं मिलती, तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब देख लेते चौथा टॉपिक। ट्राइंगल के एरिया के लिए एक तो हमें बेस चाहिए और एक चाहिए हाइट, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है ABC, AB, C एंड से AD इज द एल्टीट्यूड, ठीक। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सबने पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर 9th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनकी क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है और हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकलता है, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी एक ट्राइंगल ऐसा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी पूछ लेता है कभी कभी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, अगर हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल पा रहे तो √3/4 साइड अगर दी है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके हम किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है, ऐसा शेप है जिसको हम दूसरा रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। टेढ़ा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये नशा करता है इसलिए टेढ़ा हो गया, ठीक है, टेढ़ा चलता है। तो रेक्टेंगल अगर ये होता तो ये सीधी परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं इसकी, ये वाली, ठीक है, जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं रेक्टेंगल में। तो ये सीधी होनी चाहिए थी ऐसे, बट ये थोड़ी सी स्लांट है, थोड़ी झुकी हुई है, तो इसी शेप को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। रेक्टेंगल की तरह ही दिखता है। यहाँ पे भी AB को हम लेंथ बोल सकते हैं और BC को ब्रेथ बोल सकते हैं, बट ये रेक्टेंगल होता तो ऐसा होता। इस AB को, ये AB एक साइड है, इस पर DE एक परपेंडिकुलर हाइट है जिसको हम बेस और हाइट बोलेंगे। AB को बेस बोलेंगे, बेस फॉर स्मॉल b से डिनोट कर देते बेस को, ठीक है। AB इज द बेस एंड DE इज द हाइट। या फिर अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे बना दूं, लेट्स से BF, ये परपेंडिकुलर है DC पर, तो BF इज परपेंडिकुलर ऑन DC,
तो डीसी भी हमारा बेस बोला जा सकता है और बी एफ इज हाइट। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालें। पहला टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे भाई? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर यहां पे भी अगर हम सम ऑफ ऑल साइड्स करें तो ये रेक्टेंगल जैसा फॉर्मूला बनेगा 2l प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही पेरीमीटर देता है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लेंथ बोलूं और इसको ब्रेथ, तो अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, जिस वजह से होगा क्या, ये 2 लेंथ होंगी और 2 ब्रेथ होंगी इसके अंदर भी। सबको जब प्लस करेंगे तो 2l और 2b आएंगे और कॉमन लेने पर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया बहुत सिंपल सा इसका एरिया में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं। शॉर्ट में अगर बोलें तो बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो भी लगेगा वो लगाना। पेरीमीटर में केवल एक यूनिट लगती है विदाउट एनी पावर, उसमें पावर 1 होती है, उसको 1 को लगाने की जरूरत नहीं होती। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर जो भी गिवन है वो लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया आप समझ गए होंगे, बेस इंटू हाइट होता है। अब देख लेते हैं रोम्बस। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। ये पैरेललोग्राम कौन था? पैरेललोग्राम था छोटा भाई किसका? रेक्टेंगल का। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस स्क्वायर जैसा दिखता है, तो स्क्वायर का ये छोटा भाई है, नशे करता है और टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसका पेरीमीटर, अगर मैं इसकी एक साइड को ए बोलूं, तो इसकी भी कहानी यही है कि सारी साइड्स ए बोली जाएंगी। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स ए यूनिट की हो जाएंगी। सबको अगर मैं प्लस करूं तो ए प्लस ए प्लस ए, इस तरीके से इसका पेरीमीटर आएगा, यानी 4 टाइम्स ए हो गए, तो 4 इंटू में ए, यानी कि 4 इंटू साइड। तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 4 इंटू साइड बिल्कुल किसकी तरह है? स्क्वायर की तरह। यह एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना। अब एरिया इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? या तो बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, कहीं कहीं इसका यूज होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह भी यूज हो सकता है, बेस इंटू हाइट करके। या फिर इसका दूसरा एक फॉर्मूला है एरिया का, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 D2 क्या है? इसकी डायगनल्स। ठीक है, कहीं पे इसकी डायगनल्स गिवन होंगी, तो हम डायगनल्स क्या होती हैं? अपोजिट वर्टिसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो उस लेंथ को हम डायगनल बोलते हैं। तो इसकी डायगनल्स का प्रोडक्ट और उनका हाफ करके हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने बोला कि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो इनका एरिया जहां भी जरूरत पड़ेगी हमें बेस इंटू हाइट करने की, तो हम बेस इंटू हाइट करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, रोम्बस का एरिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, एक्सरसाइज में या फिर कहीं भी क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसकी हेल्प लगेगी। और हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 का प्रोडक्ट अपॉन 2 करके एरिया ऑफ रोम्बस निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर है जो ट्राइंगल से ही बनी है। अगर मैं AD साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करूं और ऐसे ही BC साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करता हूं, ऐसे लेट से डॉट 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 ऐसे कर लूं और इसको ऐसे प्रोड्यूस करूं आगे, तो एक ट्राइंगल शेप बनती है। और ट्राइंगल को ऐसा लगता है कि ट्राइंगल को ऊपर से काटा गया हो। कटने के बाद जो शेप निकल कर आती है उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये DC और AB ये अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल हैं, तो एक पेयर तो अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और एक पेयर अपोजिट साइड्स का नॉन पैरेलल होता है। इसी को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम में बेस होगा और अपोजिट साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, या फिर हाइट बोलेंगे या फिर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बोलो या फिर एल्टीट्यूड बोलो या फिर हाइट बोलो, तीनों चीजें सेम है। ठीक है, तो ध्यान रखना। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स करके इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। देख लेते हैं
एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट साइड्स को, दोनों अपोजिट साइड्स को मैं लेट कर लेता हूं, लेट से ए बी इज ए एंड डी सी इज बी। तो डी सी को हमने बी माना और ए बी को ए, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसको हम सी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है एरिया का, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, मल्टीप्लाई, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनके बीच में उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत यूज होगा चैप्टर के अंदर। तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए और बी, ए के अपोजिट बी है तो ए प्लस बी करेंगे, एंड मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी, ये तो हाफ ए प्लस बी इंटू सी, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन है मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन से हर एक चीज कवर की गई है इस वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्लास 10 तक अच्छे से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए मैं बताने वाला हूं। ठीक है, बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस सेम ही चीज है। क्या होता है सरकमफ्रेंस का मतलब, जो ये बाउंड्री है सर्कल की, जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम पेरीमीटर या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री को ही हम सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr। अगर ये कब लगाओगे, 2πr कब लगाओगे, जब r गिवन हो, व्हेन r इज गिवन। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr यूज करेंगे जब r गिवन होगी, और जब d गिवन होगी, सपोज करो किसी सर्कल में हमें डायमीटर गिवन है, d क्या है डायमीटर, r फॉर रेडियस, डायमीटर जब गिवन होगी तो डायमीटर जो होती है वो डबल होती है r की। ठीक है, तो 2r जब हम करते हैं तो डायमीटर मिलती है, इस वजह से जब डायमीटर गिवन होगी तो सरकमफ्रेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल C से, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, 2 और r को अगर मैं d समझूं, ठीक है, तो पाई बचा, पाई एंड d, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल उस वक्त हम पाई d की हेल्प से निकाल सकते हैं। वरना अगर d आपको गिवन है तो पहले रेडियस निकालो। रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर d गिवन है तो उस वक्त रेडियस अगर हम निकालेंगे तो डायमीटर का आधा करना पड़ेगा, मतलब डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो रेडियस निकालो, फिर 2πr यूज करके आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हो। ठीक है, तो पेरीमीटर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सर्कल का कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सपोज ये मेरा सर्कल है और इसमें मुझे OA क्या है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हम दो तरीके से देखेंगे, व्हेन r इज गिवन, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, जब रेडियस गिवन होगी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। यहाँ पे r कितना गिवन है, r गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर, रेडियस πr स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर आपको दी गई है, देंगे तो वो देंगे क्या, पाई की वैल्यू देंगे यूज करने के लिए 3.14। ठीक है, या तो क्वेश्चन में देंगे तो इसको यूज करना है अगर इसको दिया है, या फिर पाई की वैल्यू वो बोलेंगे पाई इक्वल्स टू 22/7 यूज करना है, तो 22/7 यूज करना, या फिर कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है या फिर किसी भी चीज पाई की वैल्यू गिवन दी ही नहीं है उन्होंने, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 ही यूज करोगे। अगर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो ये यूज करोगे। ठीक है, जब r गिवन होगा तो पाई r स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू 7 गिवन है
तो पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आर मल्टीप्लाई बाय आर। किसी भी चीज को, किसी भी बेस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जब स्क्वायर दिया हो। तो 7 यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 22 इंटू 7 क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा स्क्वायर में आता है, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर करना होता है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर डी गिवन है, सर्कल में डायमीटर गिवन है, डायमीटर यहाँ पे ए बी 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो d हमारा r का क्या होता है, डबल होता है। तो d जो होता है वो r का डबल होता है, लेकिन हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। तो अगर d गिवन है तो r कितना होगा, r इक्वल हो जाएगा d/2, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर की जगह हम d/2 का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बनेगा पाई d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेंगे एंड d/2 मतलब 14/2 का होल स्क्वायर। 14/2 इंटू 14/2 स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। तो 7 से हम 14 को काटेंगे 2 टाइम्स एंड 2 से एक 2 कैंसिल, इस 2 से ये 14 कटेगा 7 टाइम्स। तो 22 इंटू 7 करेंगे, आएगा हमारा 154 एंड यूनिट थी सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा देंगे एंड डन। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सर्कल्स के पेरीमीटर और एरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सर्कल की बाउंड्री, ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल या फिर कोई भी शेप। अब एरिया हमने बता ही दिया स्टार्टिंग में। एरिया क्या होता है, किसी भी शेप ने जिस जगह में वो शेप बनी है उसने उस जगह में बनने के बाद कितना एरिया कवर किया है अपने नीचे, ठीक है। जिस जगह में वो बनी है उसने कितना एरिया कवर किया है उसी को हम एरिया कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल, हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा 2D शेप्स के बारे में। आगे हम देखेंगे 3D शेप्स जो हमारी चैप्टर में यूज हो रही है। तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा, चाहे वो क्लास 6th का बच्चा देख रहा हो वीडियो, चाहे क्लास 10th का बच्चा देख रहा हो, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो, ठीक है। तो बहुत मदद मिलने वाली है आपको एग्जाम्स में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3D शेप्स फॉर्मूलाज। 3D शेप के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, ठीक है, कोई भी शेप हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, प्यार देना, सपोर्ट करना, जिससे कि मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से बनते हैं वो सब मैं कवर कराऊंगा। सब कुछ कवर हो जाएगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।